हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास हम लोग 24 कर रहे हैं पॉलिटी के क्रैश कोर्स का। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत का जो संविधान है उसके जितने भी अनुच्छेद है, जितने भी पार्ट थे, भाग थे, वो सारा हम लोग कंप्लीट कर लिया था। तो पिछले क्लास में ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि भारत के संविधान में क्या है, कैसे है, हमारे देश में कैसे शासन चलता है, उसके अलावा कुछ कुछ है वो सब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो उसी में हम लोग जैसे कि तिरंगा के बारे में पढ़े थे और कुछ भी पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं, प्रस्तावना करेंगे और आज ये कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी का क्रैश कोर्स। उसके बाद हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्गशीर्ष शुक्ला 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये हमारे भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है ये लिखा गया है। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, जबकि उसकी भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है और उसका लैंग्वेज कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना का लैंग्वेज कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान निर्माताओं की मनोभावना आदर्श नीति निर्देशक तत्व में दिखते हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। तो संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना में संघ या वयस्क मताधिकार की चर्चा नहीं है। प्रस्तावना के आधार पर भारतीय नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समानता एवं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को प्राप्त होता है। SC सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का भाग मानता है और इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो अनुच्छेद 32 में क्या है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। बेरूबड़ी तथा चंपकम दौड़ाई राजन विवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो इसलिए प्रस्तावना को संविधान के भाग में नहीं रखा गया है। केशवानंद भारतीय विवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और केशवानंद भारतीय विवाद हुआ था, उसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। राज्य के लिए आवश्यक तत्व क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता है। संप्रभुता है जब कोई सरकार अपने आंतरिक तथा बाह्य मामले स्वयं ले ले तो संप्रभुत्व सरकार कहते हैं। संप्रभुत्व सरकार पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है। भारत की संप्रभुता जनता के पास है। तो भारत की संप्रभुता किसके पास है? तो जनता के पास है। ये स्वायत्त राज्य या ऑटोनोमस या डोमिनियन वैसा क्षेत्र जो किसी देश के अधीन हो किंतु उसे आंशिक संप्रभुता प्राप्त हो, स्वायत्त कहलाता है। जैसे कि चीन का तिब्बत तथा हांगकांग, डेनमार्क का ग्रीनलैंड है, वो स्वायत्त राज्य है। प्रांत का राज्य होता है, यह एक प्रांत का राज्य होता है। शासन के प्रकार देख लेते हैं। शासन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एकात्मक होते हैं, दूसरा क्या होते हैं? संघात्मक होते हैं। एकात्मक सरकार में राज्यों को शक्ति नहीं मिलती है। तो एकात्मक सरकार जो होती है उसमें राज्यों को शक्ति नहीं मिलती है, जैसे कि ब्रिटेन में है। संघात्मक में केंद्र और राज्य दोनों शक्तियाँ होती है। USA, कनाडा, भारत और पाकिस्तान जो है, हमारा भारत में भी संघात्मक शासन है। भारत पूरी तरह एकात्मक न संघात्मक है। भारत एक अर्ध संघात्मक है। तो भारत अर्ध संघात्मक है।
भारत में अधिकांश गुण संघात्मक के हैं, किंतु निम्नलिखित गुण हैं जो एकात्मक में होते हैं। राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, किंतु इसकी नियुक्ति केंद्र करता है। भारत में नागरिकता केंद्र सरकार देता है, जबकि राज्य सरकार केवल आवासीय देती है। संसद द्वारा बनाया गया कानून सभी राज्यों को मानना अनिवार्य होता है। तो जो भी संसद कानून बनाती है वो सभी राज्यों को मानना ही पड़ता है। केंद्र का सीएजी सभी राज्यों के लेखाओं की जाँच कर सकता है, तो करता है। पूरे भारत में एक हरी न्यायपालिका है। आपातकालीन शक्ति केवल केंद्र की है और आपातकाल के दौरान संविधान एकात्मक हो जाता है। तो हमारे देश का जो संविधान है, जब भी आपातकालीन स्थिति आती है हमारे देश में, उस समय ये एकात्मक संविधान बन जाता है। अखिल भारतीय सेवा कितना में है? तो आर्टिकल 311 में दिया गया है। उसके बारे में नीति आयोग तथा योजना आयोग जो हमारे देश में चलता है। सरकार के प्रकार होते हैं, एक तो होते राजतंत्र और एक होते तानाशाही। राजतंत्र जो होते हैं इसमें एक राजा वंशानुगत शासन करता है। जैसे कि हमारे इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, हमारे देश के इतिहास में पहले वंशानुगत ही था, राजतंत्र ही था हमारे देश में, जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, अतः वह निरंकुश होता है, वो अपने मर्जी से शासन चलाता है और उसी का बेटा, उसी का जो भी उसके वंश के जो लोग होते हैं, आगे के लोग, वही लोग चलाते हैं देश को। तो वो राजतंत्र होता है, जो कि हमारा देश भी पहले था। प्राचीन भारत जो है वो क्या था? तो राजतंत्र ही था। अरब, जापान और ब्रिटेन, भूटान, इस सब में राजतंत्र ही चलता है। तानाशाही है, तानाशाही शासन होता है, इसमें सैनिक का शासन रहता है जो जनरल सत्ता हथिया लेता है। जनता का सर्वाधिक अत्याचारी तानाशाही में होता है। तो तानाशाही जो कि वो पहले ही वो सैनिक से बिलोंग करता है, तो सैनिक लोगों में तो शक्ति ज़्यादा होती है और वो लोग अत्याचारी होते हैं, अत्याचार करते हैं अपने जनता पे। जैसे कि तानाशाही देश जो है, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ जो थे वो तानाशाही थे। इराक में सद्दाम हुसैन, ये भी तानाशाह है। सीरिया में जो बशर अल असद है, ये भी तानाशाह है। यमन में शेख अब्दुल्ला सालेह है, ये भी तानाशाही है। मिस्र में होस्नी मुबारक है, ये तानाशाह है। कोरिया में किंग जोम, कोरिया में जो है वो किम जोंग, वो तो तानाशाही है। ये पूरे विश्व में सबको पता है वो कितना बड़ा ही तानाशाह है और बहुत ही क्रूर है। जर्मनी में कौन सा है? तो हिटलर जो था वो तानाशाह था। साम्यवादी होता है, इसमें एक ही पार्टी का शासन होता है, इसमें कठोर नियम बनाए जाते हैं, जो कि चीन में चलता है। चीन में क्या है? तो चीन में साम्यवादी है और भूतपूर्व सोवियत संघ में भी साम्यवादी ही था पहले। है गणराज्य, इसमें राष्ट्र के प्रमुख निर्वाचित होता है भारत के राष्ट्रपति। लोकतंत्र, जनता गणतंत्र, जहां शासन के प्रमुख का चुनाव जनता प्रत्यक्ष करेंगे। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के विषय में कहा कि यह जनता की सरकार होती है जो जनता द्वारा चुनी होती है और जनता के लिए शासन करती है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? यह कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुनना पॉसिबल वहीं पे है जहां पर कम जनसंख्या है। इसमें जनता ही नियम बनाती है। स्विट्जरलैंड तथा भारत के ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो भारत का जो ग्राम पंचायत है, जो कि बहुत ही छोटे, सबसे छोटे स्तर पर किया जाता है चुनाव, वही बस यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। उसके अलावा सब कुछ अप्रत्यक्ष हो जाता है। और स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड ज़्यादा बड़ा वहाँ आबादी नहीं है, इसलिए वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 ही वर्ष का होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि को समय से पहले वापस बुलाया जा सकता है। तो समय से पहले भी वापस बुलाया जा सकता है अगर उसके काम से संतुष्ट नहीं है जनता तो। दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यह अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होता है। इसमें जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि नियम बनाते हैं। तो इसमें जनता खुद स्वयं नहीं नियम बनाते हैं, क्योंकि जनसंख्या तो बहुत है, तो वो जिनको भी चुनते हैं अपने तरफ से प्रतिनिधि, वो नियम बनाते हैं पूरे देश को शासन करने का। इसे लोकतंत्र के 2 भागों में बांटते हैं। तो ऐसे ही इसको 2 भागों में बांटते हैं। क्या क्या बांटते हैं? अध्यक्षात्मक होते हैं, जिसमें कार्यपालिका का विभाजन नहीं होता है। इसमें औपचारिक तथा वास्तविक दोनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के पास होती है। तो औपचारिक शक्ति भी और वास्तविक शक्ति भी दोनों ही एक ही क्या पास होती है।
इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति का स्पष्ट विभाजन होता है। जैसे कि यूएसए का जो राष्ट्रपति है उसमें प्रेसिडेंशियल प्रणाली अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, इसमें कार्यपालिका की शक्ति का विभाजन हो जाता है। वास्तविक शक्ति पीएम को तथा औपचारिक शक्ति किनको मिलता है? राष्ट्रपति को दी जाती है। जैसे कि हमारे देश भारत में भी यही है। वास्तविक शक्ति किनके पास है? तो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, और औपचारिक किनके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास रहता है। इसमें कार्यपालिका पर विधायिका को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि भारत में है, पाकिस्तान में है और यूके में है। इस तीनों में क्या है? तो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है यहाँ पर। लोकतंत्र, लोकतंत्र में एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में क्या होते हैं? पंचायत होते हैं, और पंचायत मतलब प्रत्यक्ष में भारत का जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या चल रहा है? पंचायत का ही बस निर्वाचन होता है, और पूरा स्विट्जरलैंड है वो प्रत्यक्ष के रूप में ही होता है। और अप्रत्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष अध्यक्षात्मक होते हैं, उसमें एक होते संसदीय होते हैं। अध्यक्षात्मक में वास्तविक और औपचारिक दोनों एक ही इंसान कार्य करेगा, जो कि राष्ट्रपति होते हैं, जो यूएसए में चलता है। लेकिन संसदीय जहाँ पे होता है वहाँ पे वास्तविक कार्य कौन करते हैं? पीएम करते हैं, और औपचारिक कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। जैसे कि हमारे देश भारत में है और पाकिस्तान में भी यही चलता है। अब आता है नौकरशाही। जिस व्यवस्था में नौकरशाह अधिकारियों का बोलबाला होता है उसे नौकरशाही कहते हैं। इसे लाल फीताशाही भी कहते हैं। इसमें बहुत अधिक विभागीय प्रक्रिया होती है, जैसे कि हमारे भारत में भी नौकरशाही चलता है। सरकार के अंग क्या क्या होते हैं? एक विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, पत्रकारिता होती है। तो विधायिका में क्या क्या आते हैं? केंद्र आते हैं, संसद आते हैं और विधानमंडल आते हैं। विधानमंडल में फिर क्या आते हैं? एमएलए आते हैं और एमएलसी आते हैं, एमसी आते हैं। कार्यपालिका में क्या होते हैं? केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नीचे मंत्रिपरिषद, फिर सचिव, और उसके बाद क्या होते हैं? अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। राज्यपाल में क्या होता है? राज्यपालिका में तो उसमें क्या होता है? राज्यपाल होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं और सचिव होते हैं, अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। न्यायपालिका में क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। पत्रकारिता में क्या होता है? एएलटी न्यूज, एनडीटीवी, बीबीसी, तो लंदन टॉप, ये सब जो न्यूज़ चैनल है ये सब पत्रकारिता में आते हैं। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? टोटल 4 होते हैं। चारों के ही जो भी भाग होते हैं चारों में ही आ जाते हैं। विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका उस नियम को लागू करवाती है। न्यायपालिका जो होती है नियम न मानने को दंडित करती है। तो विधायिका का क्या काम है? नियम बनाने का, और कार्यपालिका का काम नियम को लागू करने का। और न्यायपालिका का क्या काम है? तो न्यायपालिका का काम है नियम जो नहीं मानेंगे उनको दंडित करने का। मीडिया किसी मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर उजागर करती है। तो मीडिया जो होती है वो किसी भी मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर उजागर करती है, जो भी छुपा रहता है वो अपना दिखाने का कार्य करती है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य शासन में आ रही कमी को उजागर करना तथा सरकार की आलोचना करना। भारतीय संविधान में चौथा स्तंभ प्रेस के लिए एक भी अनुच्छेद नहीं दिया गया है। नोट में है, सरकार की सफलताओं को गिनवाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है। भारत में अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है। न्यायपालिका सर्वोच्च तथा स्वतंत्र निकाय है। भारत में एक हरी न्यायपालिका है और कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। जब कोई मंत्री संसद में बैठता है तो विधायिका का अंग है, किंतु जब वह अपने मंत्रालय में बैठेगा तो वह कार्यपालिका का अंग हो जाएगा। विधायिका कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। यदि कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेगी, कार्यपालिका अगर संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेगी तो विधायिका चाहे तो उसे हटा भी सकती है और न्यायपालिका उसे दंड भी दे सकती है। तो यही कार्य है न्यायपालिका का, कार्यपालिका का और विधायिका का। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। तो कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अस्थायी कार्यपालिका, यह सेनावृत्ति या रिटायरमेंट तक अपने पद पर रहते हैं, जैसे अधिकारी तथा सचिव होते हैं। ये लोग चयनित होते हैं। सचिव जिस भवन में बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? सचिवालय कहते हैं, और यह सचिवालय अध्यक्ष के अधीन रहता है। तो सचिवालय किसके अधीन रहता है? तो सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है।
अस्थायी कार्यपालिका क्या है? इन लोगों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। एग्जाम्पल में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है, राज्यपाल, मंत्री, ये लोग जो होते हैं निर्वाचित होते हैं, इन लोगों को इलेक्शन के दौरान ही निर्वाचित किया जाता है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है? किसी भी घटना की लिखित सूचना जो पुलिस को दी जाती है उसे ही प्राथमिकी कहते हैं। प्राथमिकी दर्ज करना मतलब क्या हुआ? FIR दर्ज करना मतलब कोई भी कंप्लेन आप जो लिखित रूप में जो दर्ज करते हैं पुलिस स्टेशन में जा करके, उसी को FIR कहते हैं। केस डायरी क्या होता है? FIR के आधार पर पुलिस जब घटना की जांच करती है और सही तथ्यों को एक जगह इकट्ठा करती है, जिस भी पुस्तक में इकट्ठा करती है, जिस भी कॉपी में इकट्ठा करती है, लिखती है, उसे केस डायरी कहते हैं। यह बड़ा सबूत होता है, यह सबसे बड़ा सबूत होता है, कोर्ट में यही पेश करना होता है। पुलिस रिश्वत लेकर इसी केस डायरी में कम तथ्यों को लिख देती है, जिस कारण केस कमज़ोर हो जाता है। तो ये सब पूरा डिपेंड किस पे करता है? पुलिस पर। जो भी IO होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, जब भी कोई इंसान FIR करने जाता है, कंप्लेन करने जाता है, लिखित तौर पे लिखता है कि हमारे साथ ये घटना हुआ है, तो वहाँ के जो भी पुलिस स्टेशन के जो भी SHO होते हैं, जो भी अध्यक्ष होते हैं, वो किसी एक पुलिस को दे देते हैं ये केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब पूरा ही जितना भी उस केस का जो भी कार्य है, वो सारा कार्य कौन करेंगे? जिनको दिया गया, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनते हैं। और वो अब सारा काम उन्हीं का होता है, जा करके पता करना क्या है अपराधी, क्या है कंप्लेन, क्या हुआ था वारदात। तो वही अगर कोई इंसान रिश्वत देता है तो सबूत ऐसा छुपाना, तो वो सब पुलिस करते हैं। तो पुलिस का ही कार्य हो जाता है। वो चाहे तो वो केस को कमज़ोर कर सकता है, वो चाहे तो मजबूत कर सकता है, सारी बातें लिख सकता है, तो उन्हीं पे डिपेंड करता है। और यही कोर्ट में जज को दिखाया जाता है, इसी आधार पर फैसला सुनाया जाता है। चार्जशीट क्या होता है? आरोप पत्र। इसमें IPC की धाराएं लिखी रहती है, जिस आधार पर मुकदमा चलाया जाता है। चार्जशीट फाइल होने के बाद मुकदमा कोर्ट में चला जाता है। तो जब भी चार्जशीट फाइल होता है उसके बाद मुकदमा कहाँ चला जाता है? तो कोर्ट में चला जाता है। IPC इंडियन पेनल कोड है। इसे 1860 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के समय में लाया गया था। इसमें अपराध की परिभाषा दी जाती है। CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, इसमें अपराध के बदले कितना दंड दिया जाएगा इसकी चर्चा है। यह न्यायालय की प्रक्रिया को बताता है। तो ये IPC धारा जो हम लोग सुनते हैं, IPC धारा, CRPC अब चलने लगा है। तो ये सब जो होता है, ये सब हमारे धारा के बारे में बताती है कि कौन से धारा में क्या क्या नियम है। प्रमुख धाराएं क्या है? धारा 34 है, जिसमें सामूहिक अपराध के जुर्म में धारा लगाया जाता है। क्या? 34 लगाया जाता है। 201 क्या है? आर्टिकल 201 कब लगाया जाता है? जब सबूत मिटाने का कोई कोशिश करता है। हत्या में 300 लगाया जाता है। 302 कब लगाया जाता है? हत्या से संबंधित रहता है, संबंधित जो सजा होता है उसमें 302 लगाया जाता है। धारा जो है 304, इसमें लापरवाही से हत्या करना किसी का, तो वो दिया जाता है, उसमें 304 लगाया जाता है। जब बोन डैमेज या ब्लड या कुछ ऐसा किया जाता है तब। धारा 307 कब होता है? हत्या की कोशिश करना, किसी का हत्या करने का साजिश करना, कोशिश करना, उसमें होता है। और 309 में आत्महत्या की कोशिश अगर कोई खुद करता है, उसमें धारा 309 लगाया जाता है। धारा 312 है गर्भपात कराना, किसी का भी बच्चा गिराना जो होता है, गर्भपात कराना, अबॉर्शन कराना, तब 312 लगाया जाता है। धारा 315 कब है? आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, कुछ ज़्यादा ही उसको प्रताड़ित करना, तब 315 लगाया जाता है धारा। धारा 365 कब लगता है? तो कब लगता है? जब अपहरण किया जाता है किसी का। रेप के आरोप में 376 धारा लगता है। 376 का बी गैंग रेप होता है, तब 376 का बी लगता है। 379 चोरी में लगाया जाता है, जिसमें 4 से कम व्यक्ति हो। अगर 4 से कम व्यक्ति हुआ तो चोरी होता है, और 4 से अगर अधिक व्यक्ति हुआ तो उसको डकैती कहते हैं। 395 डकैती में लगाया जाता है। 396 डकैती के दौरान अगर किसी को हत्या कर देता है, लूटते लूटते अगर उसको हत्या कर दिया तो 396 भी लगता है उसके साथ। धारा 415 है, उसमें छल करना, किसी के साथ छल करना, वो धारा 415 लगता है। उसमें धोखाधड़ी करना 420 होता है, जो आप सुने भी होंगे। ये 420 ही आदमी है, मतलब धोखेबाज आदमी है, इसके लिए ये यूज किया जाता है। तो वही धोखा का जो होता है धारा क्या होता है? 420 होता है। 494 क्या है? दूसरी विवाह कर लेना, एक पत्नी के होते हुए दूसरी विवाह कर लेते हैं, तो उसमें कौन सी धारा लगेगी? 494 लगती है। धारा 497 क्या है? व्यभिचार, इसे समाप्त कर दिया गया है। यह शादीशुदा महिला के साथ संबंध रखने पर लगाया जाता, अब ये नहीं चलता है 497। 499 क्या है? मानहानि का धारा है। और भी बहुत सारे धाराएं हैं जो होता है, लेकिन ये सब प्रमुख है।
धारा 166 का ए है जिसमें एफआईआर न लिखने पर इसका प्रयोग पुलिस के विरुद्ध किया जाता है। जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, कोई कंप्लेन करने आया लेकिन उसको टाल दिया जाता है कि नहीं हम नहीं लिखेंगे, ये तो बहुत मामूली बात है, आप लोग आपस में ही सुलझा लोगे, तब अगर धारा लगता है, अगर पुलिस पर ही कंप्लेन करना है तो 166 का ए लगता है उसमें, तो दूसरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवा जाता है। और कभी भी हम इस पुलिस स्टेशन के पुलिस पर, इस पुलिस स्टेशन पर हम कंप्लेन करते हैं दूसरे पुलिस स्टेशन में जाकर के, जो कि हमारा क्षेत्र है भी नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो एफआईआर कहते हैं। वो ट्रांसफ़र हो जाता है बाद में, उसे ही क्या कहते हैं, जीरो एफआईआर कहते हैं। सीधे डायरेक्ट कोर्ट में भी जाकर के एफआईआर लिखवा, जब कोई भी पुलिस स्टेशन वाला आपका एफआईआर नहीं लिखता है तो लोग जाकर के कोर्ट में अपना एफआईआर लिखवाते हैं। जमानत क्या है, बेल क्या है, गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति कोर्ट में रिहाई के लिए अपील करता है ताकि वह वकील के माध्यम से केस लड़ सके। जमानत के लिए 2 गवाह गारंटर के रूप में तथा कुछ धनराशि सिक्योरिटी के रूप में जमा कराना होता है, उसे ही जमानत कहते हैं। जघन्य अपराध में जमानत कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। जब भी जघन्य मतलब बहुत बड़ा, जैसे कि रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, हत्या हो गया, किडनैपिंग हो गया, उस सब में बेल नहीं होगा, उस सब में बेल नहीं स्वीकार करती है कभी भी कोर्ट। अग्रिम जमानत है जिसमें गिरफ्तारी से पहले ही लिया गया जमानत अग्रिम जमानत कहते हैं। गिरफ्तारी किया नहीं लेकिन उससे पहले ही जमानत अगर करवा लेते हैं तो उसको अग्रिम जमानत कहते हैं। न्यायिक हिरासत है, जमानत खारिज होने पर जज व्यक्ति को जेल भेज देता है, किंतु न्यायिक हिरासत में पुलिस पूछताछ नहीं करती है, उसे ही न्यायिक हिरासत कहते हैं। पुलिस रिमांड क्या होता है, जेल में बंद व्यक्ति से पूछताछ के लिए कोर्ट को अनुमति से व्यक्ति को 14 दिन के लिए पुलिस को सौंप देता है, उसे ही पुलिस रिमांड कहते हैं। साइबर क्राइम की धारा क्या है, 66, 67, 67 का ए, 67 का बी के तहत जब कोई व्यक्ति किसी फ़ोटो या वीडियो का दुरुपयोग करता है, मतलब किसी को ब्लैकमेल करता है, फ़ोटो वीडियो ऐसा वैसा निकाल करके, तो उसको ही क्या कहते हैं, तो उसको ही साइबर क्राइम की धारा कहते हैं। उसी में साइबर क्राइम का धारा लगता है। इन धाराओं के विरुद्ध उस पर कार्रवाई की जाती है। धारा 144 है, धारा 144 के तहत व्यक्ति के समूह को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। पे रोल कोई अपराधी घटनाओं को अब छोड़कर अब सुधरना चाहता है तो जेल में उसके रिकॉर्ड के आधार पर उसे छोड़ दिया जाता है, जैसे कि संजय दत्त के साथ हुआ था। संजय दत्त पहले क्राइम किए थे लेकिन बाद में वो अच्छा आदमी बनना चाहे थे, वो एक टाइप के वो क्रिमिनल तो नहीं थे, तो उस आधार पर उनको छोड़ दिया गया। संवैधानिक विकास, संविधान कई वर्षों से सतत विकास का परिणाम होता है। संविधान का अर्थ होता है सभी के लिए बराबर कानून बनाना। भारतीय संविधान का विकास सन 1612 से प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड भारत के कार्य में कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाती थी, उसी का संग्रह भारतीय संविधान में अभी दिखता है। चार्टर एक्ट, राज्य एक्ट क्या है, वह कानून जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए बनाया गया हो, उसे क्या कहते हैं, तो चार्टर एक्ट कहते हैं। जैसे कि 1773 में, 1784 में, 1786 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में बनाया गया था। भारतीय शासन अधिनियम, भारत का वह कानून जो भारत में ही बनाया जाता था, भारतीय शासन अधिनियम कहलाता था। तो भारत का जो वह कानून जो भारत में ही बनाया जाता है उसे भारतीय शासन अधिनियम कहते हैं, जो कि 1858 में बना था, 1861 में, 1892 में, 1909 में, 1919 में और 1935 में बना था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, क्या है इसमें, इसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे थे। अन्य 3 जज जो थे चेस्टर थे और लिनेस्ट थे तथा हाइडे थे। और बम्बई तथा मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया था। उस समय बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, जो कि 1784 में पारित हुआ था। इसके द्वारा कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रयास किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। भारत में द्वैध शासन ला दिया गया, जिसके तहत कंपनियों में कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया था। निदेशक मंडल है, यह भारत में रहते थे और व्यापारिक कार्यों को देखते थे। नियंत्रक मंडल जो है यह इंग्लैंड में रहते थे, राजनीतिक तथा सैन्य कार्यों को देखते थे। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी में कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध ले लिया गया। तो अब उपहार नहीं लेते, जैसे कि कोई अभी क्या बोला जाता है कि भ्रष्टाचार है, कोई रिश्वत लेता है, रिश्वत को ही उपहार भी कहते हैं, तो अब नहीं ले सकते हैं किसी भी सरकारी कंपनी में हो तो।
1786 का जो चार्टर एक्ट है क्या है, इसके द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर किया गया। भारत के गवर्नर कौन थे? वेटो पावर तथा सैन्य शक्तियां दे दी गई थी भारत के गवर्नर को। 1813 में चार्टर अधिनियम बना था, इसके द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च का प्रावधान किया गया। ईसाई धर्म के प्रचार को अनुमति दे दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, किंतु भारतीय चाय और चीन का जो व्यापार जो था उसको एकाधिकार बना दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कंपनी का जो एकाधिकार है उसको तो आंशिक रूप से समाप्त कर दिया, लेकिन भारत में जो चाय है उसका और चीन से जो व्यापार करना उसको एकाधिकार बना दिया गया है। किस में बनाया गया? तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत बनाया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम, इस एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है। कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसमें विधि सदस्य को जोड़ा गया और भारत को प्रशासनिक रूप से एकीकृत किया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो गया था? अंग्रेजी को बनाने का घोषणा कर दिया गया था उस समय, और इसी अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों को बिना किसी लाइसेंस के भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो किस में दे दी गई थी? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम होता है उसके तहत। 1858 का भारतीय शासन अधिनियम होता है, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वैध शासन निदेशक द्वारा नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया था। उस समय राजा के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति कर दी गई थी। वायसराय पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटेन का ही मंत्री होता था, न कि भारत का होता था। राज्य परिषद की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया था। नोट में है, इंग्लैंड का महारानी जो है उसको 28 अप्रैल 1876 को भारत की शासिका घोषित कर दिया गया। तो इंग्लैंड की जो महारानी है उनको कब महारानी घोषित किया गया, कब भारत की वह शासिका बन गई? तो 28 अप्रैल 1876 को बन गई। 1861 का नियम जो था, इसके द्वारा विभागीय प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडल का गठन किया गया तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। इस नियम द्वारा आईपीसी की धाराओं को बनाया गया था। सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हो गया था और विधायी शक्ति मद्रास और बम्बे प्रेसिडेंसी को वापस दे दी गई थी। 1892 का जो भारतीय शासन अधिनियम हुआ था उसमें बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या 10 से 16 निश्चित की गई थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इस अधिनियम से हुआ था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में हुआ। इसके द्वारा राज्यों को स्वायत्तता दिया गया था। राज्य का द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। एक मजबूत संघ का निर्माण किया गया था। राज्यों में भी 2 प्रकार के सदन विधायिका का गठन प्रावधान किया गया। दिल्ली में संघीय न्यायालय 1937 की स्थापना की गई। बर्मा में भारत को अलग कर दिया गया। बर्मा को जो है म्यांमार, उसको भारत से अलग कर दिया गया था। प्रांतीय चुनाव जो है 1935 को कराया गया था। संविधान का 80% से अधिक भाग इसी से लिया गया है, अतः इसे संविधान का ब्लूप्रिंट या कार्बन कॉपी भी कहते हैं। कैबिनेट मिशन, इसे ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली ने भेजा था। इसमें कितने सदस्य थे? 3 थे। कौन कौन से थे? क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लॉरेंस के हाथ में थी। इस मिशन के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यह सरकार 1946 से 1951 तक शासन की। इसमें उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री के पद पर जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। खाद्य मंत्री, खाद्य आपूर्ति जो थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। रेल मंत्री किनको बनाया गया? अरुणा आशफ अली को। रक्षा मंत्री किनको बनाया गया? बलदेव सिंह को बनाया गया। उद्योग मंत्री जॉन मथाई को बनाया गया। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान का गठन किया गया। इसके सदस्यों के चुनाव के लिए 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। अखंड भारत में 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसमें कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थे उस समय में। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, जिस कारण वहां के प्रतिनिधि अलग हो गए और पुनर्गठित संविधान सभा में संविधान में केवल 299 सदस्य ही निर्धारित किया गया। संविधान पारित होते समय 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, जबकि 8 महिला सदस्य थी। उसमें अंबेडकर जी का चुनाव बंगाल से हुआ है, किंतु बंगाल अलग होने के बाद के कारण उनका निर्वाचन महाराष्ट्र से हो गया। फिर संविधान सभा में निर्णय सहमति के आधार पर ली जाती थी। संविधान सभा के विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। संघ समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय समिति, उसके अध्यक्ष सरदार
पटेल थे और मूल अधिकार के कौन थे? सरदार पटेल थे। कार्य संचालन KM मुंशी करते थे। झंडा समिति कौन थे? JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। कौन कौन से थे? भीमराव अंबेडकर थे, NG आयंगर थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, BL मित्रा थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे और DP खेतान थे। तो ये 7 कौन थे? प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। संविधान के विदेशी स्रोत क्या है? कनाडा है, संघीय व्यवस्था, अविष्ट सूची, राज्यपाल और GST है। USA से क्या लिया गया? मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, वित्तीय आपात प्रस्तावना लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निदेशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, मनोनीत सदस्य लिया गया। नोट में क्या है? नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के स्पेन से लिया गया था और स्पेन ने इसे स्वयं बनाया है। तो स्पेन ने नीति निदेशक तत्व को स्वयं ही बनाया गया और वहाँ से हमारे संविधान में लिया गया है। जर्मनी में आपात लिया गया है, जर्मनी से। और फ्रांस से गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का सिद्धांत लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया? एकल नागरिकता, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, संसद की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व और PM लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? तो संविधान संशोधन लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। पंचवर्षीय योजना लिया गया है। प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है उसका आदर्श लिया गया है। कहाँ से? तो रूस से लिया गया, रूस के सोवियत संघ से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया? कानून का निर्धारण प्रक्रिया लिया गया है। कानून का कैसे निर्धारण होगा, ये कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो हम लोगों का आज का ये क्लास ख़त्म होता है और पॉलिटी भी पूरा कंप्लीट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से और ख़त्म कर लेते हैं सारे चैप्टर्स को, जिसमें हम लोग संविधान, हमारे भारत जो देश है उसमें जो भी संविधान लागू है उसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या संशोधन हुआ, कैसे हमारा देश चलता है, हम लोग हर चीज़ के बारे में पढ़ लिए। हमारे देश में क्या प्रस्तावना है, क्या है राष्ट्रगान, क्या है राष्ट्रगीत, तो ये सब कुछ पढ़ लिए। पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा का सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारा लास्ट क्लास था पॉलिटी का। अब हम लोग अगले क्लास से आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।